व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फार्मा बीट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी में डायबिटीज़ चैप्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी पैट, नाइपर, एम्स, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स। तो हम इसको हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज़ स्किप मत करना। पहले हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के टाइप्स के बारे में, देन इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस, एंड देन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अरे चलो भाई। तो डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो सॉल्ट और वाटर मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है। मतलब इसमें सॉल्ट और वाटर का हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ ADH हार्मोन एंड इट्स रिसेप्टर्स। तो ये ADH क्या होता है? ADH इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो ADH हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका काम क्या होता है? आपने डायूरेसिस पढ़ा होगा। डायूरेसिस क्या होता है? डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन आउटपुट, मतलब रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। तो एंटी डायूरेटिक मीन्स, इसके नाम से पता लग रहा है डायूरेटिक्स के उल्टा काम करेगा ये। मतलब ये यूरिन आउटपुट को कम करता है, वाटर और सॉल्ट का रिमूवल हमारी बॉडी में से कम करता है। लेकिन अगर ADH की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलिटस भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बट इसमें सॉल्ट और वाटर का कोई रोल नहीं होता है। दिस कंडीशन इज कैटेगराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड कीटोनीमिया। और भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। हाइपरग्लाइसीमिया इज इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ग्लाइकोसूरिया नाम से पता लग रहा है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड यूरिया मीन्स यूरिन। तो यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि किडनी में मॉलिक्यूल्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ग्लूकोज का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो वो यूरिन में ही परसिस्ट कर जाता है और फिर उसके साथ पास आउट हो जाता है। दिस इज़ अ इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। और क्या हो सकता है? हाइपरलिपिडीमिया। इसमें क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, ये सारे जो होते हैं वो हमारे ब्लड में इनका अमाउंट बढ़ जाता है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होगा कि नाइट्रोजन जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में यूज़ हो रहा है। कीटोनीमिया इज़ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलिटस को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम एंड पैथोलॉजी। पहले सिम्टम के बेस पर देखते हैं कैसे डायग्नोस करते हैं। तो पहली कंडीशन है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया क्या होता है? इंक्रीज्ड थर्स्ट। इंक्रीज थर्स्ट मीन्स प्यास ज़्यादा लगना। आपने देखा होगा डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको प्यास ज़्यादा लगती है, मुंह जल्दी सूख जाता है। तो ये पॉलीडिप्सिया की कंडीशन होती है। इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि वो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस। और क्या कंडीशन हो सकती है? पॉलीयूरिया। अभी हमने पढ़ा था एक ग्लाइकोसूरिया। तो पॉलीयूरिया क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब यूरिन ज़्यादा आना, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा आना, दैट इज़ पॉलीयूरिया। और ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो और क्या कंडीशन हो सकती है? इंक्रीज्ड वुंड हीलिंग टाइम। तो जो कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसका घाव जो है देर से ठीक होता है ड्यू टू थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसल मेम्ब्रेन। जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उन पेशेंट की, उनकी बेसल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो चोट वगैरह हैं, वुंड हैं, वो देर से ठीक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग जो है वो ध्यान रखना कि मिनिमम 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए बिफोर मेजरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो फास्टिंग में अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा 126 और उससे अबव। यूनिट इसकी याद करना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करते हैं। प्री डायबिटिक मीन्स द पर्सन इज
प्रोन टू डायबिटीज़ की आगे आने वाले टाइम में उसको डायबिटीज़ हो सकती है अगर वो कंट्रोल ना करे तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल उस केस में कितना होगा 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल लोगों में 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये सारे थे फास्टिंग कंडीशन में। अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रेंडियल, पेरेंडियल नहीं प्रेंडियल होता है भाई, एक एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे। तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल ये क्या होता है? आफ्टर मील। आफ्टर मील मतलब खाना खाने के अराउंड 2 घंटे बाद, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगा। प्री डायबिटिक में 140 से 200, नॉर्मल में 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हो गया हमारा पोस्ट प्रेंडियल। नेक्स्ट बात करते हैं कि और किस बेसिस पर हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलिटस को। हम मेजर करेंगे वेट ऑफ ग्लूकोज इन हीमोग्लोबिन। एक छोटी सी बात समझना कि अभी हमने देखा था कि डायबिटीज़ मेलिटस में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाता है, मीन्स वो हमारे सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर सेल्स में नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब वो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट है, और ब्लड में प्रेजेंट है तो फिर वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। हम उसके वेट को मेजर करते हैं। और एक चीज़ आपको पता होगी कि जो हमारी आरबीसी होती है उनका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 120 डेज़। तो 120 डेज़ का मतलब हुआ 4 महीने। तो HbA1c एक टेस्ट होता है, उससे हम वेट ऑफ ग्लूकोज को मेजर करते हैं। ये क्या करता है? पेशेंट का पास्ट रिकॉर्ड बता देता है अराउंड 3 मंथ्स के आसपास का कि उसने अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना कंट्रोल करके रखा है। दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। एंड जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें HbA1c का लेवल मोर देन और इक्वल टू 6.5% होता है, ग्राम नहीं आएगा यहाँ पे, 6.5% होगा। प्री डायबिटीज़ में 6 से 6.4% एंड नॉर्मल में बिलो 6% HbA1c का लेवल आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है HbA1c। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। तो ये 4 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 जो है दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, IDDM, ठीक है, IDDM। टाइप 2 होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, NIDDM। टाइप 3 इज़ मोदी, दैट इज़ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। एंड फोर्थ टाइप इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। जेस्टेशनल नाम से ही पता लग रहा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं IDDM के बारे में, दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। इस कंडीशन में क्या होगा? हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगा और कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। जुवेनाइल मीन्स यंग एज होती है, तो ये यंग एज में ही हो जाता है टाइप 1 वाला। जितने भी डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट के केसेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके 10% केसेस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस के होते हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है? हमारे जो इम्यूनिटी होती है, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उनको एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। तो वो जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बीटा सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय कर देती हैं, क्योंकि उसने उसको फॉरेन पार्टिकल समझ लिया है। अब बीटा सेल्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो गई हैं तो इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो गया। अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज़ भी 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1A और 1B। 1A में आपको याद करना है A से रिलेटेड है ऑटो इम्यून, ए से ए वाला याद कर लेना। ऑटो इम्यून मतलब वही जो अभी मैंने बताया एंटीबॉडीज़ वाला। टाइप 1B में क्या होता है? इसका हमें जो है अननोन कॉज नहीं पता, इसका कोई जो है अननोन कॉज होता है जिसकी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई है हमारी बॉडी में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इडियोपैथिक। दिस इज इडियोपैथिक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। इसका हमें कोई कॉज नहीं पता किस वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, दैट इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। अभी आप आपने ध्यान दिया होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस जो था टाइप 1 वाला, इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब नाम से पता लग रहा है जो पेशेंट होंगे टाइप 1 वाले वो इंसुलिन पर डिपेंड होंगे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो टाइप 2 वाले हैं वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब उनको दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है, टैबलेट वगैरह देकर। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होएगी नहीं। अगर एक्सट्रीम केसेस में जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो उनको भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी टाइप 2 में भी। इसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं या फिर लेट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं, क्योंकि ये 40 से 45 ईयर्स की एज के बाद होता है। मोस्ट कॉमन टाइप यही वाला है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। 90% केसेस इसी के होते हैं।
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस जो था वो ऑटो इम्यून था, लेकिन टाइप 2 वाला जो है इसमें हेरिडिटरी ट्रांसफ़र हो सकता है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की इसमें प्रोबेबिलिटी है। अगर आपके रिलेटिव्स में, परिवार में किसी को डायबिटीज़ है टाइप 2 वाला, तो वो आपको भी होने के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि होगा, बट हो सकता है। अगर किसी को है, पापा को, मम्मी को, या उनके किसी ख़ानदान में किसी को है, तो आपको होने के चांसेस हैं। तो आगे हम देखते हैं, पेशेंट डिपेंड्स ऑन OHA, दैट इज़ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। वही ड्रग्स, टैबलेट्स जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, पेशेंट इन पर डिपेंड रहते हैं। इंसुलिन का लेवल जो है कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। दोनों केसेस में डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। कैसे? कम का तो हम मानते हैं कि इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। हाई में कैसे हो सकता है, इसको हम आगे देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि पेशेंट इज़ वीक ड्यू टू इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स वो सेल्स में नहीं पहुंच रहा। हम कितना भी खाना खा लें, कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, रोटी चावल खा लें हमने, अब वो जो है ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा, वो ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो एनर्जी मिलेगी नहीं पेशेंट को और फिर वो वीक रहेगा। तो हम कितना भी ग्लूकॉन डी वगैरह पी लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका थोड़ा बहुत ही असर होएगा। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और उसकी ग्लूकोज की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर, जो कि हमने अभी देखा था HbA1c में। ठीक है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मेलिटस जो है हाई इंसुलिन के केस में कैसे हो सकता है? अगर इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा कि जो उसके रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, वो एबनॉर्मली काम करेंगे, या फिर उनका डाउन रेगुलेशन हो जाएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा डोज मिल गई तो उनका डाउन रेगुलेशन हो गया, डिसेंसिटाइज हो गए इंसुलिन के रिसेप्टर्स। तो कोई फ़ायदा नहीं है इंसुलिन ज़्यादा बनने का। ठीक है। तो ऑप्टिमम कंडीशन में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर, या फिर कैसे हो सकता है डायबिटीज़ मेलिटस, जितना इंसुलिन बन रहा है उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में हम ग्लूकोज ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो भी डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। या फिर ग्लूकागॉन का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंसुलिन। ग्लूकागॉन और ग्लूकोज में कंफ्यूज मत होना। ग्लूकागॉन इज़ अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। इंसुलिन सिक्रेट होता है बीटा सेल्स से। तो ग्लूकागॉन का काम जो है इंसुलिन के अपोजिट है, वो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ाता है ग्लूकागॉन। तो अब देखते हैं कि जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो ख़राब होते कैसे हैं, डाउन रेगुलेशन उनका होता कैसे है। 40 से 45 ईयर्स एज के बाद क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाता। तो अगर हम कोई फैटी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसमें से वो इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। उससे क्या होगा कि इंसुलिन रिसेप्टर काम करने बंद कर गए और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। दिस मे लीड टू ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, मतलब मोटापा हो जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की सारी बीमारी जो हैं लग जाएंगी। तो ये सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज़ मेलिटस के। टाइप 3 की बात करते हैं तो टाइप 3 डायबिटीज़ मेलिटस इज़ मोदी, दैट इज़ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। इसमें क्या होगा, अगर जैसे किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया तो उसका पैनक्रियाज रिमूव करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पैनक्रियाटेक्टोमी। तो ये याद कर लेना, पैनक्रियाटेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है। अगर पैनक्रियाज रिमूव कर दिया तो बीटा सेल्स हमारी बॉडी में है ही नहीं, बीटा सेल्स नहीं होंगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ बताने का था नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप 4, दैट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। कब हो सकता है ये? 20 से 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि अराउंड सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा ये। आप देख सकते हो इसको, 20 मतलब कि ये 5th मंथ होगा और ये 6th मंथ होगा। तो 5th 6th मंथ मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसके होने के चांसेस हैं डायबिटीज़ मेलिटस के। तो ये होता कैसे है? अब जैसे प्लेसेंटल हॉर्मोन्स होते हैं, प्लेसेंटा आपको पता होगा फीटस से कनेक्टेड रहता है, तो प्लेसेंटा भी अपने कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि ग्लूकोज का बिल्डअप करते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है। तो एक प्लेसेंटल हार्मोन, जैसे कि आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये इसका ये क्या प्लेसेंटल हार्मोन क्या करता है, फर्स्ट जब प्रेगनेंसी किट पर इस पर प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, मतलब यूरिन में अगर HCG का प्रेजेंस होगा तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है प्रेगनेंसी किट पर। ठीक है। तो ये एक प्लेसेंटल हार्मोन होता है, और भी काफ़ी सारे होते हैं। तो ये जो प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं ये फीमेल की बॉडी में ग्लूकोज का बिल्डअप करते हैं, ग्लूकोज बढ़ाएंगे, इंसुलिन का लेवल कम होगा,
तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डायबिटीज़ मिलेटस की। अगर डायबिटीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, कंट्रोल नहीं कर रहे ब्लड शुगर लेवल को, तो उसके आगे फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाएगी, नेफ्रोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन क्या होता है? सेप्सिस लाइक कंडीशन, दैट इज इन्फेक्शन, दिस इज वर्स्ट कंडीशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। नेफ्रोपैथी, नेफ्रो मीन्स किडनी, तो किडनी खराब हो जाएगी। रेटिनो मीन्स रेटिना, आँख खराब हो जाएगी। ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा धुंधला, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, वैसे इतनी भी हुई नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आगे इंसुलिन और इसके प्रिपरेशंस और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स रह गए हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे, जिसका आंसर आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना। तो जैसे मैंने अभी प्लेसेंटल हार्मोन बताया, एक HCG, और भी प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं, उनके नाम आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।